Hello everyone. Let's discuss the EMF equation of DC machine. ठीक है, तो बेसिकली दो टाइप की डीसी मशीन है, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। दोनों में ही ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। इन केस ऑफ डीसी मोटर अगर ईएमएफ जनरेट हो रहा है तो उसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ एंड रिप्रेजेंट करते हैं ई बी से। और डीसी जनरेटर के केस में जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको बोलते हैं जनरेटेड ईएमएफ एंड रिप्रेजेंट करते हैं ई जी से। ठीक है, दोनों ही केस में जो ईएमएफ इक्वेशन आएगी वो सेम आएगी। तो हियर वी आर लुकिंग फॉर दैट इक्वेशन की वो इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें कुछ अजम्पशंस लेने हैं। जैसे हमने माना है फ्लक्स हमारा है फाई, फ्लक्स पर पोल। ठीक है, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हैं हमारे जेड, नंबर ऑफ कंडक्टर्स। इसके बाद कैपिटल पी हमारा है नंबर ऑफ पोल्स। देन कैपिटल ए इज नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। पैरेलल पाथ्स आपके डिपेंड करते हैं कि किस टाइप की आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है। वेव वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू 2 और लैप वाइंडिंग के लिए ए की वैल्यू पी के बराबर होती है। ठीक है, कैपिटल एन हमारा स्पीड है जो कि आरपीएम में है, रोटेशन पर मिनट। एंड ई हमारा ईएमएफ है। ठीक है, तो बेसिकली जो ईएमएफ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है डी फाई बाई डी टी के, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, और चूंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स यहाँ पर जेड हैं, तो ड्यू टू दैट ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ जेड डी फाई बाई डी टी। माइनस का साइन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लगाया है। तो दिस इज द ईएमएफ इक्वेशन। अगर हम देखें कि दिस इज डिपेंडिंग ऑन द टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। नाउ कंसिडर करते हैं कि कोई एक कंडक्टर आपका मशीन के अंदर रोटेट हो रहा है और वो मशीन आपकी टोटल पी पोल्स की है। ठीक है, अगर आपका एक कंडक्टर टोटल पी पोल की मशीन को घूमते हुए कट करता है तो द टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर कितना आएगा? टोटल फ्लक्स कट बाय वन कंडक्टर that will be equals to total number of poles multiplied with the flux phi। ठीक है, तो p phi आपका जो है टोटल फ्लक्स कट करेगा एक कंडक्टर, और उस कंडक्टर के घूमने की स्पीड कितनी है? वो जो कंडक्टर घूम रहा है वो n स्पीड से घूम रहा है, कैपिटल N, दैट इज रोटेशन पर मिनट। कितना समय उसको एक रोटेशन पूरा होने में लगेगा? आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितने रोटेशन हुए, और एक रोटेशन होने में कितना समय लगेगा? दैट विल बी n अपॉन 1 अपॉन n, दैट विल बी 1 अपॉन n मिनट्स। ठीक है, और चूंकि n आपका है n अपॉन 60, तो हम यहां पर लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल्स टू स्मॉल n इज इक्वल्स टू है कैपिटल n अपॉन 60, और यहां पर हम इसको लिख सकते हैं दिस विल बिकम 60 अपॉन कैपिटल N। सो एक कंडक्टर को 60 अपॉन n सेकेंड्स का समय लगेगा एक रोटेशन को, एक रोटेशन को पूरा होने में 60 अपॉन n सेकेंड्स का टाइम लगने वाला है। तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा एक कंडक्टर के द्वारा? एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू टोटल फ्लक्स कट इन वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में जितना भी फ्लक्स कट हुआ, अगर हम उसको डिवाइड कर दें टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। ठीक है, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, डी फाई बाई डी टी की हम वैल्यू निकाल रहे हैं। यहाँ पर जो डी फाई है वो हमारा है टोटल फ्लक्स कट एक रिवोल्यूशन में, और जो टाइम है वो हम नीचे लेकर के चल रहे हैं। तो यहां से हमें टोटल ईएमएफ जनरेटेड मिलता है, दैट इज इक्वल्स टू पी फाई अपॉन 60 अपॉन n और पी फाई n अपॉन 60। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर z हैं और टोटल नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स हैं a, राइट, तो नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ कितने हो गए? नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ दैट विल बी इक्वल्स टू सिंपली z अपॉन a। ठीक है, तो
जितने भी कंडक्टर हर पैरेलल पाथ में हैं वो सारे के सारे सीरीज में लगे हुए हैं, और जो कि वो सब सारे के सारे सीरीज में लगे हैं तो जो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो इन सबको मिला के होगा, राइट। तो टोटल हमारा जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा बाय द ईएमएफ बाय द डीसी मशीन विद द हेल्प ऑफ ऑल कंडक्टर्स दैट विल बी इक्वल्स टू, हमारे पास एक कंडक्टर का जो ईएमएफ था वो था P5N/60A। नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स पर पैरेलल पाथ इज Z/A, तो इट विल बी जस्ट मल्टीप्लाइड विद Z/A। तो ये आपको मिल जाता है ईएमएफ इक्वेशन। इस ईएमएफ इक्वेशन में हम देखते हैं कि देयर आर फ्यू क्वांटिटीज विच आर कांस्टेंट्स, लाइक वी हैव P इज ए कांस्टेंट, ठीक है, फाई कांस्टेंट नहीं है, n कांस्टेंट नहीं है, z एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, a कांस्टेंट क्वांटिटी है, 60 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो बेसिकली फ्रॉम हियर वी कैन से कि जो ईएमएफ है वो प्रोपोर्शनल है फाई एंड n के, फ्लक्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स के। और यहां से अगर आप स्पीड के टर्म्स में बात करें तो स्पीड विल बी प्रोपोर्शनल टू E/5, ठीक है। तो आपका जो डीसी मशीन का स्पीड है वो ईएमएफ से और फ्लक्स से दोनों से कंट्रोल किया जा सकता है, डायरेक्टली ईएमएफ पे डिपेंड करता है और इनवर्सली आपका फ्लक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका ईएमएफ हो गया डीसी मोटर या जनरेटर के थ्रू। अब चूंकि हम जनरेटर में इसको हम ईजी बोल रहे हैं और मोटर में हम इसको ईबी कह रहे हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईबी? ईबी का क्या मतलब है? ईबी का मतलब है बैक ईएमएफ, जो कि मशीन में डीसी मोटर को चलाने में इसकी मदद कर रहा है। तो बैक ईएमएफ करता क्या है? बैक ईएमएफ बेसिकली जब मशीन चलती है तो स्टार्टिंग में मशीन की स्पीड 0 रहती है, ठीक है। Just before starting of the machine, the EMF, the speed of the machine is 0, और चूंकि मशीन की स्पीड 0 है तो EMF भी मशीन का 0 होगा। चूंकि आर्मेचर का एक करंट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल इक्वेशन V माइनस E/RA, राइट। हमारा अगर हम मोटर का इक्वेशन देखें, वोल्टेज इक्वेशन, तो दैट इज सिंपली इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू E प्लस IA/RA। V हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, E हमारा EMF जनरेटेड बाय द मोटर, IA/RA हमारे वोल्टेज ड्रॉप्स हैं जो कि आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण ड्रॉप हो रहे हैं। यहां से हमने करंट की इक्वेशन निकाली तो हमें मिली IA इक्वल्स टू V माइनस E/RA। इन दिस कंडीशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग स्पीड इज 0, EMF इज 0, सो करंट की वैल्यू जो आपको मिलती है वो V/RA मिलती है। क्योंकि आर्मेचर रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत स्मॉल होता है और V हमारा एक फिक्स सप्लाई है, दैट मीन्स ए वेरी हाई करंट विल फ्लो थ्रू द आर्मेचर ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ मशीन विच विल बी डेंजरस फॉर द वाइंडिंग्स, ठीक है। तो यहां पर जब ईएमएफ होता है तो ईएमएफ क्या करता है, इस डिफरेंस के कारण ऊपर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो स्मॉल हो जाती है, जिसको डिवाइड करके रेजिस्टेंस से हम एक नॉर्मल वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन करते हैं जो कि मशीन की वाइंडिंग से फ्लो होता रहता है। तो ऐसा करने के लिए हम स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम स्टार्टर का यूज करते हैं, क्योंकि स्टार्टर क्या करता है, वोल्टेज V की वैल्यू क्या है धीरे धीरे रिलीज करता है। जैसे जैसे हम उसको चेंज करते हैं बिल्कुल उसी तरह से V की वैल्यू चेंज होती है और V माइनस E का जो डिफरेंस है वो लगभग सेम बना रहता है, ठीक है। तो दिस इज द रीजन बैक ईएमएफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मशीन, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट टास्क है बैक ईएमएफ का, वो है मशीन को सेल्फ रेगुलेट बनाने का। मशीन बिकम सेल्फ रेगुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ दिस बैक ईएमएफ। रीजन बीइंग कि जैसे जैसे मशीन पे लोडिंग और अनलोडिंग होती है, यानी कि सडनली अगर हम लोड अप्लाई करते हैं या सडनली लोड को रिमूव कर देते हैं, उस वजह से मशीन का जो टॉर्क है वो जो टॉर्क करंट पे डिपेंड करता है, और मशीन का करंट आपका कहीं ना कहीं ईएमएफ पे भी डिपेंडेंट है, ये हम देख पा रहे हैं। क्योंकि टॉर्क आपका प्रोपोर्शनल है आर्मेचर करंट पे, और आर्मेचर करंट आपका प्रोपोर्शनल है ईएमएफ पे, और ईएमएफ आपका प्रोपोर्शनल है स्पीड पे। तो सडनली अगर स्पीड में कोई भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके रेस्पेक्ट में करंट की वैल्यू चेंज होती है और आपका टॉर्क भी बदलता है। इन केस ऑफ सडन लोडिंग मशीन का स्पीड जो है वो डिक्रीज होगा, ईएमएफ डिक्रीज होगा, ईएमएफ के डिक्रीज होने से V माइनस E का डिफरेंस बढ़ेगा, जिसकी वजह से करंट बढ़ेगा और टॉर्क बढ़ जाएगा, तो मशीन की स्पीड पिकअप हो जाएगी। या इन केस ऑफ सडन रिमूवल ऑफ द लोड, मशीन की स्पीड एकदम से बढ़ जाती है जिसकी वजह से ईएमएफ इंक्रीज होगा, V माइनस E का डिफरेंस घटेगा जिससे करंट घटेगा, और करंट घटने से आपका टॉर्क भी रिड्यूस होता है। तो EMF, this back EMF is playing a very important role in the DC motor, which is making this machine a self-regulating machine, right? This is the significance of back EMF of this DC machine. ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टॉर्क इक्वेशन को। व्हाट इज द टॉर्क इक्वेशन ऑफ DC machine? So the concept of defining this torque is also very simple. So the concept starts from
द मैकेनिकल पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल पावर फॉर एनी मशीन, दिस शुड बी द इक्वेशन। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी भी मशीन में जितना भी हम पावर दे रहे हैं उतना का उतना हमें इलेक्ट्रिकल में पावर मिल जाए, और जो इलेक्ट्रिकल पावर है दैट इज वोल्टेज, दैट इज ईएमएफ मल्टीप्लाइड विद द आर्मेचर करंट, ठीक है। एंड जो मैकेनिकल पावर है हमारी वो है ओमेगा इंटू टी। ओमेगा हमारी स्पीड है, एंगुलर स्पीड, राइट, आरपीएस में, रोटेशन पर सेकेंड में और रिवोल्यूशन पर सेकेंड में, और टी हमारा क्या है, टॉर्क है। तो यहां से हम टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट एज ईबी इंटू आई ए अपॉन ओमेगा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई इंटू एन। स्मॉल एन आपका स्पीड है जो आरपीएस में मेजर किया गया है, रोटेशन पर सेकेंड में, ठीक है। नाउ अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं और ईबी का वैल्यू पुट करते हैं तो ईबी हमारा है पी फाई एनजेड अपॉन 60A जो हमने अभी अभी देखा, मल्टीप्लाइड विद करंट आई ए डिवाइडेड बाई ओमेगा दैट इज 2 पाई स्मॉल एन, ठीक है। यहां से स्मॉल एन को अगर हम कैपिटल एन में कन्वर्ट करते हैं तो स्मॉल एन होता है एन अपॉन 60, कैपिटल एन अपॉन 60, क्योंकि कैपिटल एन आपका आरपीएम में है। इन सब वैल्यू को यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो पी फाइव एन जेड अपॉन 60A इंटू आई ए अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल एन अपॉन 60, ठीक है। तो 60 से 60 हमारा कैंसिल हो रहा है, एन से एन हमारा कैंसिल हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है, पी फाइव जेड आई ए अपॉन 2 पाई इंटू ए, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग टॉर्क इक्वेशन कहते हैं। फ्रॉम हेयर वी गेट द टॉर्क इक्वेशन एज 1 अपॉन 2 पाई इंटू जेड इंटू पी अपॉन ए इंटू फाइव आई ए, ठीक है, न्यूटन मीटर। दिस इज द टॉर्क इक्वेशन। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी आपका 1 अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, z एक कांस्टेंट है, p अपॉन ए कांस्टेंट है, जो वेरिएबल क्वांटिटी है वो फाई और आई है, दैट मींस द टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई एंड आई ए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स को स्टार्ट करेंगे।